Hello friends, my name is पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल पीके कंपटीशन क्लासेस। देखिए, एक वीडियो में हमने देखा था सीटेट में रीट का हमारा 2011 की सीरीज चल रही थी, जिसका हमने ईवीएस का पेपर का सॉल्यूशन देखा था 30 क्वेश्चन का। आज की वीडियो में हम रीट का ही 2011 का मैथ का सॉल्यूशन चेक करेंगे 30 क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिए। ये कह रहा है, ये निम्नलिखित 4 संख्या दे रखी हैं, इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम होता है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, ऐसे करके लिखना है। और आरोही क्रम होता तो सबसे छोटी संख्या से हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता। देख लीजिए, पहले इसमें आगे के अंक मैच करते हैं। यहाँ तक तो सबके अंक मैच हैं, यहाँ तक के। फिर ये देखिए, अगला नंबर क्या है, 7 है, यानी थर्ड आ गई सबसे पहले संख्या। उससे कम देखिए, फिर 6 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। फिर अगला डिजिट चेक करेंगे, यहाँ 7 है, तो यानी अगला नंबर आएगा 4। फिर अगला आएगा 2, लास्ट में आएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब ये कह रहा है 1 करोड़ किसके बराबर है। अब देखिए, इसके लिए आप यहाँ देख लीजिए, 1 करोड़ को आप क्या लिखोगे, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए। 1 करोड़ को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 100 लाख के, यानी इसमें 100 लाख अलग लिखो। पहले लिखो 100 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 0 काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 4 5 6 7। यहाँ काउंट करिए 1 2 3 5 6 7, यानी यही आंसर हो गया। यानी 1 करोड़ जो है ये बराबर कितने के होगा, 100 लाख के बराबर होगा। और देख लीजिए, ये जैसे 1000 लाख है, तो अगर 1 0 और लगा दूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 100 हज़ार ये भी नहीं होगा, 10 लाख के बराबर भी नहीं होगा। 93 देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है संख्या है 5 करोड़ 9 लाख 4,988 को अंकों में लिखिए। तो यहाँ से काउंट करिए, देखिए ये सारी संख्या करोड़ में लिखी हुई हैं। अब 9 करोड़ के बाद 9 लाख है, तो यानी ये तो होगा 9 करोड़ 94 लाख हो जाएगा। ये हमें लेना नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे कट हो गया। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख तक जा रही, ये भी गलत हो गया। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 9 लाख, ठीक है। फिर ये 9,000 है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा डी हो गया। अब 4th क्वेश्चन देखिए, 94। ये कह रहा है एक गाँव है, उसकी कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन जो है 78,692 है। इनमें 29,642 तो पुरुष हैं और 28,167 महिलाएं हैं। तो अब देख लीजिए, इसमें क्या करना है, इन दोनों को घटा देंगे इसमें से, तो बाकी जितना बचा वो हमारे से बच्चे आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ के कितना आया, 57,809 आया, महिला और पुरुष को। तो बच्चों की संख्या इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो 20,883 हो गया। ये 2011 का सॉल्यूशन था। 4-5 क्वेश्चन हल्के आए हैं इसमें। अगला देखिए, ये कह रहा है शून्य में 60 का भाग देने पर हमें भाज्य बताना, भाजक भी, भागफल भी और शेषफल भी, चारों हमें बताने हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या है कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता भाज्य बराबर होता भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि शून्य को 60 से हमें भाग देना है ऐसे। तो यानी यहाँ पे भाज्य जो हो गया ये 0 क्या हो गया, भाज्य, और भाजक है जिससे हम भाग देते हैं, वो हो गया 60। ठीक है। अब देखिए, 60 से 0 कितनी बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा, तो भागफल कितना होगा, 0 हो गया। 60 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है। तो शेषफल भी कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो देख ले कंडीशन क्या बनी, 0 60 0 0। ऑप्शन देख लीजिए, तो क्या बना, 0 60 0 0, ऑप्शन ए हो गया। देखिए 96 से कह रहा है, ये कह रहा है 25 पैसे हैं, उसके 15 सिक्के हैं हमारे पास, तो हमें ये बताना वो किसके बराबर होंगे। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं नीचे, और नीचे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो इसमें बताना उपरोक्त 4 में गलत कथन बताना, हमें गलत कथन कौन सा है। देखिए आप, इस ऑप्शन को मैंने ऐसे लिख दिए,
जैसे 25 पैसे के 15 सिक्के हैं तो टोटल कितना मूल्य बना मेरा 375 पैसों में बन गया। अब देखो इसको मैं किस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। 300 पैसों को पहले मैंने लिख दिया 300 पैसे, ठीक है, प्लस 50 अलग कर दिया इसमें से, प्लस 25 अलग कर दिया, तीनों को जोड़ोगे तो 375 ही बना। तो ये तुम्हारा पहला ऑप्शन था, तो ये तो हो गया राइट। अगला देखिए, या तो मैं इसे 200 पैसे लिख दूँ, ठीक है, फिर इसमें से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचा 150, ठीक है, 150। तो अभी कितना हो गया 350 हो गया, उसमें 25 और जोड़ूंगा तो 375 बन गया मेरा। तो ये ऑप्शन सेकंड है, ये भी राइट है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, ये कह रहा 300 अलग करो इसमें से पैसे और 75 पैसे अलग करो, तो अब ये क्या बन गया थर्ड ऑप्शन, ये भी राइट हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये कह रहा 300 पैसे प्लस 50 पैसे, तो ये दोनों तो जोड़ के 350 बन गया, तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। देखिए अब ये हमारा ऑप्शन दे रखा 97, यहाँ हमें 4 भिन्न दे रखी हैं, इसको आरोही क्रम में लिखना हमें। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी भिन्न फिर उससे बड़ी, ऐसे ऐसे करके लिखना है। अब देखिए इसको करने के हमें 2 मेथड हैं, अब दोनों मेथड देख लीजिए आप। देखिए मैंने यहाँ भिन्न लिखी हुई है, जैसे 2/9 है, तो इसका पहला मेथड है, ये हमारा क्या है पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। ये वाला हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। आपको दोनों ही आने चाहिए जिससे आप करना चाहो। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, वैसे तो आप चाहें इसके आगे 0 बढ़ा के लिख सकते हो, सबके आगे 0 लिख लो आप, फिर आप इसको भाग करोगे तो 9 से इसे भाग करोगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है, 2.2। इससे इसे भाग करोगे तो इतना आ जाएगा। ये आप देख लीजिए, फिर इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ गया, देखो 0.75 है, यानी ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये वाला हो गया। थर्ड पे क्या आएगा, ये वाला। फोर्थ पे आएगा ये वाला। अब इसका सेकंड देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन क्या है। इसमें क्या करते हैं, जो ये हर होता है जैसे 9, 8, 3, 4, इनका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेंगे हम। देखो एलसीएम मैंने यहाँ ले रखा 9, 8, 3, 4 का एलसीएम। पहले 2 से जाएगा, 9 तो जाएगा नहीं 4 बार, 3 कटेगा नहीं 2 से 2 बार, फिर 2 से 9 2 बार, 3 1 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 2 ऐसे रहेगा 1 1, इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, 12 तिया 36, 36 इंटू 2 कितना हो गया 72। ये मेरा क्या हो गया एलसीएम, 72 हो गया। देखिए अब एलसीएम टोटल कितना आ गया 72। इसमें क्या करेंगे, 9 की हम भाग करेंगे पहले 72 में, 9 की भाग 72 में कितनी बार जाएगी 8 बार, 8 की गुणा करेंगे हम अंश में, 8 दूनी 16, तो सबका एलसीएम कितना हो गया 72। अगला देखिए 8, ठीक है, 8 9 72, फिर 9 पंजे 45, ऐसे 3 की इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार, 24 कम 24 हो गया। 4 से कितनी बार कटेगा 18 बार, 18 तिया 54। देख लीजिए सबके अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो देखिए पहले क्या आई थी, यही वाली थी 3/4, ये मेरी भिन्न नंबर 1 पे हो गई, यानी ये हो गई मेरी नंबर 1 3/4। सेकंड क्या हो गया, देखिए सेकंड ये वाली थी 5/8, ये हो गया सेकंड, ठीक है। थर्ड हो गया ये वाली 1/3, ये आ गई थर्ड वाली, और फोर्थ पे होगी ये वाली। ऑप्शन मिला लीजिए आप, यानी पहले होगी आरोही क्रम में लिखनी ना, तो पहले सबसे छोटी भिन्न लिखनी है। सबसे छोटी क्या हो गई 2/9, ठीक है। फिर सेकंड पे क्या हो गया, सेकंड पे हो गया ये 1/3, फिर 5/8, 3/4, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। देखिए 98 क्वेश्चन क्या कह रहा, ये कह रहा है एक एक नियम का सवाल बनेगा ये बोला 5 पेंसिल हैं, उनका मूल्य है 3 सही 3/4 रुपये है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य हमें निकालना है। देखिए 5 पेंसिलों का मूल्य है इतना, इसके लिए क्या करते हैं, पहले 4 की गुणा इसमें करेंगे, 4 तिया कितना हो गया 12, ठीक है। फिर 12 की गुणा हम 12 में हम 3 जोड़ देंगे, 12 3 कितना हो गया 15, 15/4 बन गया, यानी ये बन गया 15/4। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे 3 + 3/4, तो 3 प्लस की जगह लिख दो, 4 से 3 को भाग करेंगे तो 0.75 हो गया, तो जुड़ के 3.75 हो गया। या 4 से आप भाग करोगे 15 को तो भी इतना ही आएगा।
अब देखिए 5 का इतना है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5 से हम भाग कर देंगे इसको, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 5 सट्टे 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, 0.75 हो गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, 2 पेंसिलों का मूल्य पूछा है, तो इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे, 0.75 मल्टीप्लाई 2, तो देख लीजिए आप ये कितना हो गया, 1.5 रुपये हो गया बस। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 99 का, ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये मुझे बताना है। देखिए देखो, एक अभाज्य संख्या है, ये तो गलत है क्योंकि एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, ये गलत हो गया। एक संयुक्त संख्या है तो एक ये भी गलत हो गया, एक संयुक्त संख्या नहीं है। 2 देखिए, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। तो देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आंसर सही हो गया। अब देखिए अगला क्या कह रहा, ये जैसे है 720 है, इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब होता जिनके और टुकड़े ना किए जा सकें, यानी अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने आप से करते हैं और एक से करते हैं, उसके अलावा किसी और से भाग ना जाए उसके अंदर। तो 720 को आप फैक्टर कर लो, 720 को आप 2 से करोगे डिवाइड तो कितना 360 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 180 आएगा, 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, इन सबको भाई ये लिख लो। अब 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 लिख लिए 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार। ये ऑप्शन देख लो आप कौन सा है, ऑप्शन ये मैच कर रहा है, देख लो 3 बस। 2 कितनी बार है, 2 4 बार, एक ही ऑप्शन में है, यही हो गया हमारा। अब देखिए 101 क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, मैसे पे बोला है, इसको HCF बोलते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए अब इसको निकालने के 2 मेथड बताऊंगा आप, इसको भी निकालने के। पहला मेथड तो ये हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, और ये क्या हो गया आपका सेकंड मेथड। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या को भाग तब तक करेंगे कि जब तक मेरा काट के 0 ना आ जाए। देखिए 425 से ये कितनी बार जाएगा, 1 बार 425, 6 में से 5 गया 1, 72 गया 5। फिर अब क्या करेंगे, 51 से हमें भाग करने पड़ेगा इस वाली संख्या को, ये वाली संख्या आई है, यानी ये वाली संख्या को हमें भाग करना पड़ेगा। 51 से देखिए कितनी बार जाएगी, 8 टाइम्स आएगी क्योंकि 5 8 जा 40 हो गया, 8 बार गया तो कितना, 25 में से 8 गया तो कितना हो गया 17। अब देखिए जो डिफरेंस आया 17, अब इसको मुझे भाग करनी पड़ेगी 51 को। अब देखो 17 की टेबल में 51 3 टाइम्स आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, मेरा HCF हो जाएगा। यही क्या हो गया, मैसे पे मेरा 17 हो गया। देखो ये एक मेथड और है इसका, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 425 है, इसके मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखो एंड में क्या है 5 है, तो ये 5 से तो कटेगा, तो इसके फैक्टर कितने होगा, 5 × 5 × 17। अब 476 के भी फैक्टर करके देख लो आप, इतने आ जाएंगे। अब क्या है ना, HCF के लिए क्या करेंगे हम, HCF इसके लिए क्या करेंगे, मैं कॉमन मल्टीपल चेक कर लूँगा जो दोनों में कॉमन हो। देखो 5 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, ऐसे 2 यहाँ है और 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन 17 दोनों में कॉमन है, तो यही मेरा HCF हो गया। और इससे सवाल में अगर मुझे LCM निकालना होता, LCM, तो मुझे इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसको तो मुझे लिख लेना है 17, बाकी जितना बचा उस सबको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यानी 5 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, और 7 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम। ये क्या होगा, इसका LCM हो गया। ये 101 का क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा 17। अगला देखें, संख्याएं दे रखी हैं 90, 60, 75 और 35। इसका लघुत्तम समापवर्ती है या लैसे पे मुझे निकालना है। देखिए इसके लिए क्या करना, मैंने संख्या लिख ली, जैसे ये पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम भाग करके देखेंगे। 2 से ये कितने बार कटेगा, 45 बार। 60 कितनी बार कटेगा, 30 बार। 75 कटेगा नहीं, 35 कटेगा नहीं। 3 से देख लो, ये सब संख्याएं कट जाएंगी। ये 15 टाइम्स कटेगा, ये 10 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, ये कटेगा नहीं। 5 से देखिए, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 5 बार 25, 5 से 35 60 बार। अब देखिए
एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर इन सब के लिख लेंगे 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 60। बस इसकी आप गुणा करके देख लीजिए, 2 × 6 पंजे 30, 30 तो अलग हो गया, ठीक है, ये हो गया 30, 7 पंजे 35, ठीक है, वो 35 दूनी 70, टिया 210, ठीक है, 21 टिया कितना हो गया 63, और 2 0 हो गए, ये मेरा एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक मकान है, उसकी हमें पुताई करवानी है, उसमें 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, वो 8 घंटे रोज़ काम करते हैं, ठीक है, और 3 दिन में कार्य करते हैं, यानी 3 दिन काम करते हैं, 8 घंटे डेली करते हैं। तो एक व्यक्ति लगाया हमने उन 5 की जगह हटा के, और उससे हम अकेले से 4 घंटे काम करवा रहे हैं, तो वो काम कितने दिन चलेगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, देखो एक तो ये वाला फॉर्मूला होता, M1 हो गया मैन इंटू D1 अपॉन W1, यानी M1 D1 अपॉन W1 बराबर होता M2 D2 अपॉन W2, ये इसके इक्वल टू होता। अब देखिए यह एक फॉर्मूला ही होता है M1 D1 H1, मतलब कितने आदमी कितने दिन काम किया, कितने आवर काम किया, इसे इक्वल टू कर दो M2 D2 H2। बस सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, 5 आदमी हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं और 3 आवर डेली काम कर रहे हैं, और एक आदमी कितने दिन काम करें कि 4 आवर काम करना पड़े उसे, तो D2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये सब क्या है, इसके डिवाइड में चले जाएंगे, 4 से 8 कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये मेरा आंसर हो गया 103। वो 104 देखिए, 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा है, उसमें 4 विषय दे रखे हैं, उनके प्राप्त कुल अंक हैं 200 हैं, उनमें यदि 3 विषय हैं उनमें प्राप्त अंकों का औसत, यानी 3 विषयों में उसने जितने भी अंक प्राप्त किए उनका औसत दे रखा 48, तो चौथे विषय में कितने अंक हमने प्राप्त करे ये हमें बताना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने कई बार बताया, कितनी वीडियो में पढ़ाई है, औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता, जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग हो गया, ठीक है, और टोटल जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो। अब देखिए 3 विषयों के कुल प्राप्तांक निकालने हैं, ठीक है, तो देखो 3 विषयों का एवरेज कितना दे रखा मुझे 48, ठीक है, उनका कुल प्राप्तांक को ले लिया मैंने x, और संख्याएं कितनी हो गई 3, तो उनका टोटल प्राप्तांक यानी टोटल उनका योग कितना हो गया, 48 की गुणा 3 में कर देंगे तो कितना होगा 144 हो गया। अब देखिए सवाल में क्या दे रखा, चारों विषयों में जो टोटल प्राप्तांक यानी कितने अंक उसने अर्जित किए चारों विषय में वो दे रखे हैं 200 मुझे, और 3 विषय के मैंने अभी निकाल लिए 144, तो चौथे के निकालने के लिए मुझे 200 में से 144 माइनस कर देना है, 56 आ गए मेरे चौथे में, ये हो गया। अब देखिए एक व्यक्ति है, उसने एक साइकिल ₹935 में, यानी ये इसका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, 10% के प्रॉफिट पे बेच दी मैंने, यानी लाभ हो गया मुझे। तो उसने ये साइकिल कितने रुपए में ख़रीदी थी, देखिए। तो इसमें क्या है ना, सवाल में हमें उल्टा दे रखा है, ये 935 क्या है ना, इसका वो दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें, और हमें इसका कॉस्ट प्राइस मालूम करना है सवाल में। देखिए इसके लिए आपके 2 फॉर्मूले लगते हैं, अब ध्यान दे लेना। जो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, SP सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100 प्लस P%। अगर P का मतलब होगा प्रॉफिट होगा हमें तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 100। यह एक फॉर्मूला और होता है, इसे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस L%। L का मतलब ये P का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ तुम्हें लाभ होगा तो ये लगाएंगे, और अगर तुम्हें हानि होगा तो ये लगाएंगे। देखिए सवाल में क्या दे रखा तुम्हें, 935 के दे रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है x का, और 10% का प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 अपॉन 100। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो 935 की गुणा कितनी में हो गई 100 में, डिवाइड किससे करेंगे 110 से। अब क्या 0 से 0 कट गया, देखो 11 से कितनी बार कटेगा 8 बार, 11 थे 88, कितना बचा 5, 11 पंजे 55, ठीक है, गुणा 10, 85 इंटू 10 850, ये मेरा क्या हो गया इतने, यानी उतने इतने में खरीदी थी साइकिल। अगला देखिए, एक व्यक्ति है, उसने बैंक से कुछ रुपए
लिए, 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए और अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापस करता है तो उसने कितने रुपये उधार लिए थे। अब देखिए इन वाले सवालों में क्या है ना, जब वो बैंक से कुछ चीज़ उधार लेगा और उस पर क्या है ना, फिर उस पर ब्याज भी लगेगा, उसका जो टोटल वैल्यू उसे एंड में मिलेगी वो मिश्र धन होगा। उसमें क्या तुम्हारा मूलधन भी होगा, उस पर जितना ब्याज लगा वो दोनों का एडिशन होगा। ये फॉर्मूला होता है इसका। देखिए हमने मान लिया व्यक्ति ने P रुपये उधार लिए थे बैंक से, ठीक है, तो P रुपये क्या हो गया, उसका मूलधन हो गया, उस पर एक साधारण ब्याज लगा था। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे क्या हो गया 100। तो ये क्या हो गया, टोटल क्या हो गया मिश्रण, ये हमें दे रखा है सवाल में 7250 बराबर मूलधन हमने मान लिया P प्लस मूलधन कितना हो गया P गुणा दर हमें कितने दे रखी सवाल में 15, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। देखिए ये 5 से कितने बार कटेगा 3 बार, 5 से कितने बार कटेगा 20 बार, 3 तिया 9, 9P/20 ये हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में 1 है, एलसीएम कितना आएगा 20, ठीक है। 1 से 20 को भाग करो, 20 की गुणा करेंगे तो 20P हो गया प्लस ये कितना हो गया 9P हो गया, 20 और 9 कितना हो गया 29P हो गया अपॉन 20। P इक्वल टू क्या हो गया 20 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 29 से डिवाइड कर दो। अब 29 से इधर भाग करोगे आप, करके देख लेना आप, तो ये इतनी बार ही जाएगा 250 टाइम्स जाएगा। और 250 की गुणा 20 में करोगे तो 25 दूनी 50, 2 जीरो ही आ गए, 5000 रुपये उसका मूलधन था। अगला क्वेश्चन 160, ये कह रहा 500 रुपये का 6 महीने का 8% की समाई दर से ब्याज होगा। देखिए इसमें क्या है, लगा लो, वही सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना हो गया 500, ठीक है, और दर कितनी है 8, समाई कितनी रखी 1 बटे में 100 हो गया, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठे 40 रुपये बन गया अपना 8 और देखिए 108। एक व्यक्ति है, उसने X है उसका नाम है, उसने ₹100 की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति Y को बेच दिया, यानी Y के लिए क्या बन गया वो सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। Y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति Z को बेच देता है, ठीक है, यानी Y ने Z को बेच दिया। तो Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेचा, यानी सेलिंग प्राइस बताना जो Y ने बेचा है। 108 का देखिए ये क्या है क्रय मूल्य, देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आप ध्यान दे लेना। इसमें जो Y के लिए क्रय मूल्य होगा, ठीक है, वो बराबर X, ठीक है, इंटू SP। हमने मान लिया ये Y के लिए जो क्रय मूल्य होगा X होगा। अब देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आएगा इक्वल टू 100 इंटू 10% का क्या हो गया हानि बेची, उसने हानि से बेचा है, 10% का हानि हो गया यहाँ, तो कितना हो गया 10% की हानि कितनी होगी 90 हो गया, 90 बटे 100 हो गया। अगला देख लीजिए, तो Z के लिए जो क्रय मूल्य होगा, यानी जो Z के लिए क्रय मूल्य होगा वो कितना बनेगा, अब जो ये वाला बनेगा 90 जो होगा वो Z के लिए क्रय मूल्य बन गया, जो Y के लिए क्या था विक्रय मूल्य था। 90 गुणा, अब वो कितने में बेचा उसने 110% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 110 बटे 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया 99 रुपये हो गया। तो यही क्या हो गया Y के लिए विक्रय मूल्य बन गया, बस, यानी जो Z के लिए क्रय मूल्य होगा वही Y के लिए क्या होगा विक्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देखिए, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी समतल है, यानी समतल बोले तो 2 डायमेंशन बतानी है हमको। 2 डायमेंशन यानी 2 बीमी है। आपने गिलास देखा होगा तो इस आकृति का होता है गिलास, घर पे देखा होगा। गेंद क्या होती, देखो ऐसे बॉल होती है,
गोलाकार होती गेंद। बेलन क्या हो गया, सिलेंडर की फॉर्म में होगा। लेकिन कागज़ क्या है, जैसे ये कागज़ हो गया, ये पूरा एक कागज़ हो गया ये वाला, देखिए। तो ये एक समतल है, यानी 2D में होगी। एक इसकी लंबाई होगी, एक इसकी चौड़ाई होगी। देखिए 110 ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है, यानी गलत बताने हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि कौन सा कथन सत्य है, ये देख लीजिए। देखो, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। यानी ऐसे हम अगर एक बनाएंगे रेखा दो बिंदुओं से, तो ये क्या होगी, किरण होगी, यानी कोण होगी ये। अगला देखिए, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी ये हो गई त्रिभुज हो गई। अगला कह रहा, आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है। यानी डी वाला ये कह रहा है। मान लो ये क्या बन गया, एक मेरा आयत बन गया। आयत में क्या होती है, ये वाली लंबाई जो बड़ी होती है इसको हम कहते हैं लंबाई, और छोटे वाले को क्या कहते हैं, चौड़ाई। जो ये होगी वही बराबर इसके होगी, यानी आमने सामने की क्या होगी, लंबाई बराबर होगी। चौड़ाई क्या होगी, ये जो होगी और ये जो होगी, ये दोनों चौड़ाई बराबर होंगी। और जो प्रत्येक कोण होगा, ये कोण कितने का होगा, 90 अंश का होगा ये वाला कोण। ये आयत की पहचान है। यहीं पे क्या होता है, एक डिफरेंस वर्ग का होता है। वर्ग में क्या होता है, सिर्फ उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये बराबर होगी इसके और ये बराबर होगी इसके। ये डिफरेंस है आयत और वर्ग में। और ये वाला कोण क्या होगा, प्रत्येक का 90 अंश का कोण होगा। और जो पहला ऑप्शन था वो कह रहा था दो रेखाओं से एक बिंदु से जाके ये कोण बनता, और 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। अब देखो गलत कौन सा कह रहा है, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद, इतने कहा किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति को बोला। इतने यहाँ पे ये नहीं बोला बंद आकृति को, क्योंकि त्रिभुज जो होगा वो बंद आकृति वाला होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला देखिए 111 क्या कह रहा, किसी त्रिभुज है के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें बताना समकोण सदैव न्यून कोण होते हैं। समस्त कोण सदैव, ये बात तो नहीं है कि हमेशा ही न्यून कोण हो। कोई कोण ऐसे अलग, ये वाला अधिक कोण बन जाता है, ये वाला कोण 90 अंश का हो रहा है, ये तो कोई नहीं है। हाँ, एक केस में बन सकता है अगर तीनों कोण 60 अंश के हों, में जो 90 से कम हो वो होते हैं न्यून कोण। अब कह रहा एक कोण सदैव समकोण होता है, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं कि हर त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बात सही है, क्योंकि आप त्रिभुज कोई सा ही बना लो, उसमें एक कोण 90 अंश से छोटा बनेगा ही जरूर, ये कंडीशन है उसकी। तो यानी डी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये एक रीजनिंग टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित चित्र है ये, इसमें हमें त्रिभुज बताने हैं। त्रिभुज का मतलब 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बोलते हैं हम। काउंट करो, देखो एक तो ये वाला बन गया त्रिभुज, ऊपर वाला एक ये वाला, सही है। एक ये वाला देखो, 1 2 3 ये वाला 2 हो गया। एक ये वाला ले लो, ठीक है, 3 ये वाला हो गया। एक ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला कितने हो गए, 4 हो गए। एक ले लो ये वाला सबसे बड़ा वाला, ये हो गए 5। यानी त्रिभुज में कितने हैं, इसमें 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये कह रहा अभी मैंने ऊपर बताया था वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग। देखो ये मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये सवाल आ गया। जैसे ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया तुम्हारा आयत हो गया। अब ये क्या हो गया तुम्हारा वर्ग हो गया। मैंने क्या बताया था, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 हैं, तो 90 गुणा 4 कितना होगा, 360। तो यानी ऑप्शन कितना हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब ये कह रहा है निम्न में से सत्य कथन बताना। पहले आप गलत देख लीजिए। आयत जो है एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, ये चीज़ गलत है। अगर इसका अपोजिट कहता है, जो ऑप्शन ए में है, ये सही होता कि वर्ग जो है वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये सही है। क्योंकि देखो वर्ग की क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग जो है वो आयत बन सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं बन सकता। अगला देख लीजिए, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। देखिए ये जो है
यहाँ से मान लो मैंने एक बिंदु लिया और ये इसे मैंने ऐसे ओपन कर दिया। इसे ओपन का मतलब है ये लाइन कहीं भी जा सकती है, तो ये होगी किरण। अब मान लो एक ये पूरी ये क्या हो गई, जो पूरी जैसे जा सकती है, दोनों साइड कहीं भी जा सकती है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये क्या हो गई, रेखा। और मान लो ये एक रेखा है, इसमें से मैंने कहीं भी दो बिंदु, एक यहाँ ले लिए एक यहाँ ले लिए, इतने से, तो ये क्या बन गया, रेखा खंड, यानी रेखा का एक खंड मतलब टुकड़ा बन गया। तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। तो ये कहाँ होती है, किरण अपना अलग है, रेखाखंड अलग है, क्योंकि रेखाखंड दोनों बिंदु पे बंद होता, तो ये गलत हो गया। देखो ऋजु या सरल कोण की माप 90 अंश होती है। देखो ऋजु का मतलब होता है सीधी रेखा में, यानी यहाँ पे ये कोण कितने अंश का होगा, 180 अंश का, इसको बोलेंगे ऋजु कोण। और जो ये वाला होगा ये, इसे कहेंगे हम 90 अंश का कोण। दोनों में डिफरेंस है, तो ये भी गलत हो गया अपना। अब देखिए ये बोला 115, किसी मैदान है उसका एक चक्कर हमें लगाना है, 250 मीटर दौड़ना पड़ता है एक उसके लिए। एक लड़की है वो 65,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो उसने कितने चक्कर लगाए हैं, सही है। और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए आप देखिए, तो जनरली जो होता है ना, जो मैदान होता है वो हमारा एक वृत्त के आकार का होता है, नॉर्मल आपने देखा होगा, ठीक है। मान लो वो आप इस बिंदु पे खड़ा है, बिंदु ए मान लो, वो यहाँ से ऐसे घूम के गया, पूरा एक चक्कर लगा लिया, उसने बिंदु ए पर वापस आ गया वो, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये एक वृत्त का पूरा चक्कर लगा लिया, इसको वृत्त की हम परिधि बोलेंगे, यानी मैदान की परिधि क्या हो गई, 2πr, ठीक है। 2πr मतलब वृत्त की परिधि हो गई, ये बराबर है 250 मीटर के, यानी एक चक्कर के बराबर है। अब देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 75,000 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 100 से भाग कर दो, इसमें 750 मीटर, ठीक है। तो इसको 250 की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे टुकड़े में 3 की गुणा कर दो, 3 गुणा 250, एक चक्कर बराबर है 250 के, तो 3 चक्कर हो गए इतने के बराबर। अब देखिए अब टोटल क्या है, 3 किलोमीटर की चक्कर लगानी है हमें पूरा, यानी 3 किलोमीटर बराबर हो गया 3000 मीटर। अब देखिए उसने 750 मीटर तो उसने पूरा दौड़ लिया, अब शेष दूरी कितनी बची, इसमें से इसे माइनस कर दो, 2250 मीटर बची। अब वो एक चक्कर में कितना घूम रहा है, 250 मीटर घूम रहा, और टोटल हमारी कितनी दूरी अभी बची, 2250, इससे मुझे भाग कर दूंगा, तो अभी मुझे 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। तो ये है मेरा आंसर। 116 क्वेश्चन देख लीजिए, ये बोल रहा है कि 12 मीट्रिक टन, ठीक है, यानी एक टन में कितने होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं, और 8 क्विंटल, क्विंटल में क्या होता, 100 होता, यानी 100 किलोग्राम होता, यानी इतने में से इतने को मुझे माइनस करना है, तो मेरा कितना आंसर आएगा। देखिए 12 मीट्रिक टन को मैंने किलोग्राम में लिखा, तो 12,000 सही है, किलोग्राम में बन गया, और क्विंटल को करा तो 100 से गुणा कर दी, यानी इसमें मुझे 1000 से गुणा करनी है, इसमें मुझे 100 से गुणा करनी है, तो ये क्या बन गया, 12,800 किलोग्राम बन गया। ऐसे अगला देखिए 8 मीट्रिक टन कितना बन गया, 8000, 50 क्या बन गया किलोग्राम, 50 ही बन, क्योंकि ये किलोग्राम में दे रखा, इसे जोड़ोगे तो 8050 किलोग्राम हो गया। इसमें से इसे माइनस कर दो आप, 4750 किलोग्राम हो गया। तो इसको आप टुकड़ों में तोड़ दो, देखो 4 के पीछे 3 जीरो, 4000 हो गया। इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4000 प्लस 700 प्लस 50। देखिए तो 4000 को क्या लिख दूँगा, 4 मीट्रिक टन, प्लस 700 को क्या लिख दूँगा, 7 क्विंटल, प्लस 50 को क्या लिख दूँगा, 50 किलोग्राम। यही मेरा आंसर हो गया। देखियो 170 वाक्य कह रहा है। एक टंकी में 4000 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की हमें माप बताने कितनी आएगी। देखिए टंकी की क्षमता, या इसको आयतन बोलते हैं, 400 लीटर है। शेष पानी क्या होगा, 12.5 लीटर, इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो गया, 387.5 लीटर बचा।
और ऐसे ऐसे मुझे 25 डिब्बों में इसे भरना है। ये तो कह रहा है ना, इसमें 25 डिब्बों में भरना है। ठीक है, तो क्या इसे 25 से भाग कर दो, तब 25 से भाग करोगे तो 15.5 लीटर आ जाएगा। 1 लीटर में क्या होता, 1000। 1 लीटर में होता है 1000 ml, मिलीलीटर बोलते हैं इसको। तो 0.5 का मतलब क्या हो गया, आधा, तो इसका आधा कर दो 500, तो 15 तो लीटर हो गया पूरा, 500 ml हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, घड़ी में जो बड़ी वाली सुई है, सही है, कि किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है, ये बताना। देखिए आप, जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, वो एक अंक पार करने में कितना समय लेगी, देख लो आप। मिनट वाली सुई है, वो एक अंक पार करने में कितना समय लेगी, 5 मिनट का समय लेती है पूरा, एक जो घूमती है ना। यानी अगर वो संख्या 1 से 2 पे आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, उसमें 5 मिनट का गैप हो जाएगा। अब आप 5 मिनट को क्या है, सेकंड में लिख सकते हो, 60 की गुणा करके, तो कितना हो गया, 300 सेकंड। और इसी को अगर तुम्हें घंटे में लिखना है तो 60 से भाग कर दो, 5/60, यानी 1/12 घंटे। तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें, तो तुम्हारा कौन सा गलत हो गया, 1 घंटा ये गलत हो गया। 19वां देखिए, ये कह रहा है एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई दे रखी 60 मीटर और चौड़ाई दे रखी 40 मीटर। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगानी है मुझको, तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल बताना है। देखो आप, पहले इसका फिगर समझते हैं, क्योंकि अगर फिगर समझ लिया तो सब हो जाएगा। देखो, आयत जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं लंबाई, और इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, और छोटी वाली भुजा होती है चौड़ाई। देखिए, पहले कहता आयत की लंबाई कितनी थी, 60 मीटर, चौड़ाई कितनी थी, 40 मीटर। अगर मैं अंदर वाले की बात करूँ, इस वाले की, तो देखिए आयत की लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी, 40 मीटर। देखिए, अब ये कह रहा 5 मीटर सब में चौड़ाई करनी है। अब 5 मीटर तुम इधर बढ़ाओगे तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, और 5 मीटर ऊपर बढ़ाओगे तो नीचे ही बढ़ाना पड़ेगा। अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये वाली टोटल कितनी थी, 60, 5 तुमने यहाँ बढ़ा दी, 5 यहाँ बढ़ा दी, तो 65 और 5 70, तो हो गई नई लंबाई। चौड़ाई देखो 40 यहाँ हो गई, 5 यहाँ बढ़ाई, 5 यहाँ बढ़ाई, तो ये कितनी हो गई, 50 मीटर नई हो गई। देखो, यानी घास सहित, यानी इस वाले एरिया में मुझे घास लगानी है, ये वाले जितना एरिया है ना, यहाँ पर मुझको सब में घास लगानी है। तो घास सहित लंबाई कितनी हो गई, 60 + 5 + 5 70 मीटर, और घास सहित चौड़ाई कितनी हो गई, 40 + 5 + 5 = 50 मीटर। घास वाली जगह का क्षेत्रफल कितना हो गया। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो नई लंबाई मेरी कितनी हो गई, 70, चौड़ाई कितनी हो गई, 50, तो 70 × 50, ये मेरी कितनी हो गई, नया क्षेत्रफल हो गया। इसमें से अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल घटा दूँ अंदर वाला, तो ये मेरे घास वाला क्षेत्रफल पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे घास लगाई है। ठीक है, तो अंदर वाले की लंबाई कितनी है, 60, चौड़ाई कितनी है, 40, 60 × 40, यहाँ देख लो, 7 × 5 = 3500, 6 × 4 = 2400, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो 1100 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, घास का आंसर हो गया। इतनी जगह पे मैंने घास लगाई है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका इस वीडियो का। देखिए, एक आयताकार चित्र है, आयताकार चित्र का फ्रेम है, उसकी एक्स की लंबाई दे रखी 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर। तो फ्रेम बना लो आप। ठीक है, एक्स है ये वाला, ये हो गया एक्स आयत वाला, लंबाई 90, चौड़ाई 70। और अगला क्या है, और एक वर्गाकार फ्रेम वाई है, उसकी भुजा है 80 सेंटीमीटर, यानी ये वर्गाकार वाई की भुजा ये है। इसकी क्या होगी, लंबाई सब बराबर होती है वर्ग की। तो इन्होंने क्या है ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये हमें बताना कि फ्रेम एक्स का परिमाप कितना हुआ, वाई का कितना हुआ, या दोनों के परिमाप बराबर हैं, या दोनों के परिमाप अलग अलग हैं। देखो, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 गुणा लंबाई कितनी है, 90, चौड़ाई कितनी है, 70, 9 × 7 = 16, 160 हो गई। 2 की गुणा करूँगा तो 320 मीटर। अब देखिए,
ये हो गया वर्ग, ठीक है। वर्ग का परिमाप इसे ऐसा अलग कर लो। ये कितना वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी हो गई 80, तो 4 अट्ठे 32, 320 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों क्या हो गए, दोनों के परिमाप बराबर हैं। लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूँ, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता लंबाई गुणा चौड़ाई। 90 गुणा 70, 9 सत्ते 63, 00, ठीक है। और ये क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता, इसका क्या होता भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 00। देखो ये 6300 आया, ये 6400, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, आयत का कम होगा। वैसे ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो गया, दोनों फ्रेम x और y का परिमाप बराबर है 320 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।